बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देती है होम्योपैथी स्लिप डिस्क में, डिस्क बल्ज में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे C5, C6 और C6, C7 स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज के बारे में। इस प्रॉब्लम को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस भी बोला जाता है और ये बहुत ही कॉमन है आज के टाइम पे, स्पेशली जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है आज। ऐसे लाइफस्टाइल में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था इस टॉपिक पर बनाने के लिए, इसलिए इस टॉपिक पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है C5, C6 स्लिप डिस्क या C6, C7 डिस्क बल्ज, इसमें होम्योपैथी बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। अगर होम्योपैथी को हम फिजियोथेरेपी के साथ कंबाइन करें तो और भी रिजल्ट्स एक्सीलेंट आते हैं। हमारे क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं इस प्रॉब्लम के, और ऑनलाइन भी हमारे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। जैसा डॉक्टर ने बताया, जो लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है तो उसके कारण से ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो 15 के बाद ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होने लग गई है, आजकल बच्चों को भी काफ़ी हो रही है। और उसका जो एक मेजर रीज़न है वो है मोबाइल। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आफ्टर ऑल होता क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, इसमें होता है बैड पोस्चर। गलत आपका जो पोस्चर है वो गलत होने के कारण से हमारे जो गर्दन के वर्टिब्रा हैं C5, C6, C7, इसके बीच में आप देख सकते हैं कि एक डिस्क है। ये डिस्क के अंदर जेल भरा हुआ है ना। तो जब आप सामने की तरफ गर्दन को बेंड करते हैं, जब आप सामने की तरफ गर्दन को बेंड करते हैं तो आपका जो डिस्क है ना वो पीछे की तरफ बल्ज होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे दो हाथ के बीच में अगर मैं बैलून रखूं और अगर मैं बैलून को सामने से दबाऊं तो ये बैलून पीछे की तरफ फूलेगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर होती है गर्दन में। तो जब हम सामने की तरफ गर्दन को बेंड करते हैं तो डिस्क पीछे की तरफ बल्ज होता है, और अगर हम पीछे की तरफ बेंड करेंगे तो डिस्क सामने की तरफ बल्ज होता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। और जब हम वापस जैसे सामने बेंड करके हम जब वापस नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो वो डिस्क वापस जो नॉर्मल पोजीशन है उसका उस पोजीशन में वो आ जाती है। अभी क्या हुआ है, बैड पोस्चर में गर्दन सामने बेंड करने के कारण से, जो कि आजकल मोबाइल के कारण से बहुत ज़्यादा होने लगा है, बच्चों में, बड़ों में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मोबाइल यूज़ होने लगा है। तो जब आप गर्दन को ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आप सामने की तरफ बेंड करके रखते हैं तो आपका डिस्क पीछे की तरफ बल्ज होने लग जाता है। और बल्ज होते होते क्योंकि एक कैपेसिटी है ना आपके मसल्स की, डिस्क की भी एक कैपेसिटी है। जब वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है फिर वो जो डिस्क है वो फिर धीरे धीरे बल्ज होने लग जाता है और फिर वो वापस नहीं आता अपनी जगह पर। तो जब वो वापस नहीं आता तो क्या रहता है कि उसी टाइम पर डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम या डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क हम बोलते हैं, फिर वो उसको दबाने लगता है। वहाँ से जो नर्व निकल रही है और जो आपके हाथों में जाती है नर्व्स, उसको कंप्रेस करने लग जाता है वो डिस्क, और उसकी वजह से फिर लक्षण या सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोबाइल एडिक्शन या मोबाइल यूज़ की वजह से ही होता है। हाँ, ऐसा कोई भी काम जहाँ पे आपको गर्दन बहुत देर तक झुका के काम करना पड़ता है। कई लोग होते हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं गर्दन झुका के, कुछ बुक्स वगैरह या किसी भी तरह का कुछ गर्दन झुका के लैपटॉप में काम, ये वो बहुत तरह के काम होते हैं गर्दन झुका के हम करते हैं। हाउसवाइफ में देखिए आप, हाउसवाइफ हमारे पास काफ़ी आती हैं क्योंकि हाउसवाइफ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है किचन में काम करना या घर के जितने भी ज़्यादातर काम है ना, उसमें आप देखिए कि गर्दन सामने झुका कर ही काम किया जाता है और बहुत लंबे देर तक झुका के। हाँ। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा स्टडी भी करते हैं बहुत देर तक कंटिन्यू, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत देर तक कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग एक ही पोजीशन में जब आप रहते हैं तो ये प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस आपको ज़्यादा हो जाते हैं। एंड इसके अलावा इंजरी की वजह से ये हो सकता है, ओल्ड एज की वजह से कई लोगों में ये चीज़ हो सकती है। कई लोगों को ऐसे कई लोग देखे हैं जो सर के ऊपर अगर उनके कुछ ज़्यादा वेट अचानक गिर जाए तो वो डिस्क फिर अचानक बल्ज हो जाती है। ये कुछ कॉमन एरियाज़ है जहाँ पे स्लिप डिस्क हो सकते हैं या कॉमन लोगों को स्लिप डिस्क हो सकता है। और इसके अलावा जब आपका डिस्क जो है वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लग जाए, तो यानी डिस्क का जो जेल है ना, उसके अंदर का जो मटेरियल है वो सूखने लग जाए, तो फिर वहाँ पे हड्डी बढ़ के फिर नर्व को दबा सकती है। तो इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर आपको स्लिप डिस्क C5, C6 या C6, C7 डिस्क बल्ज है तो आपको क्या लक्षण आएंगे?
तो बेसिकली लक्षण आने की सबसे मुख्य वजह है कि ये जो डिस्क है ये निकल के नर्व जो यहाँ से जो नसें निकलती हैं उस नस को दबाती है, कंप्रेस करती है। तो वो नस जहाँ जहाँ जाती है, बेसिकली यहाँ से नस निकल के हमारे कंधों से होते हुए हमारे हाथों में जाती है। तो इन्हीं एरियाज में हमको 3 मुख्य चीज़ें हैं जो चीज़ महसूस हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है दर्द, इसके बाद झंझनाहट, सूनापन, भारीपन, ये कुछ सिम्टम्स है जो हमको महसूस हो सकते हैं। बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे यहाँ पे कुछ दब रहा है ना। सबसे कॉमन सिम्टम लेकर के जो लोग आते हैं, यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे दब रहा है, कुछ यहाँ पे टाइट हो गया है, कुछ तो है जो नस को दबा रहा है, और वो फ्री हो जाए तो हमको रिलैक्स हो जाएगा। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ से अंदर की तरफ किसी ने पकड़ रखा है। हाँ, पकड़ रखा है, बिल्कुल यही सिम्टम लोग बताते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि नर्व कंप्रेस हुआ, नर्व दबा, तो वहाँ फिर जो नर्व फिर हाथ को सप्लाई कर रही है उसके रीजन में आपको झंझनाहट मिलेगा, या अगर बीमारी और भी प्रोग्रेस कर जाए तो सूनापन लगने लग जाता है ना, और दर्द महसूस होता है। और चूंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, गर्दन आप हमेशा यूज़ करेंगे ही करेंगे, बिना गर्दन के आपका काम करना बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम बन जाता है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है इस प्रॉब्लम के कारण से, और फिर तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं इसको लेकर के। तो दर्द होता है, दर्द के साथ साथ आपके जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, इनमें आपको झंझनाहट, सूनापन, ये सब चीज़ें महसूस होती हैं। हाँ, कई लोगों को हम देखते हैं कि चक्कर भी आता है, बट यूजुअली इस प्रॉब्लम में चक्कर नहीं आता। चक्कर तभी आता है जब डिस्क अंदर की तरफ बल्ज हो जाए, नर्व को नहीं दबा के आपके स्पाइन को जब डिस्क दबाने लग जाए, वहाँ पे चक्कर आता है। तो वो और भी सीवियर प्रॉब्लम है। यूजुअली इस प्रॉब्लम में चक्कर हम लोग बहुत कम देखते हैं। तो ये इसके कुछ मुख्य लक्षण है। जनरली लोग क्या करते हैं, ऐसे ये लक्षण आने पे फिजियोथेरेपी करवाते हैं। हाँ, हमारा सजेशन ये रहेगा, फिजियोथेरेपी अगर आप करवा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन आप ज़रूर से लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देती है होम्योपैथी स्लिप डिस्क में, डिस्क बल्ज में, गर्दन में भी बहुत इफेक्टिव है। हमारा जो एक और वीडियो है जहाँ पे हमने लोअर बैक में भी यही प्रॉब्लम होता है इसके बारे में बताया था, तो आप उस वीडियो को भी, अगर कमर में आपको यही प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बिल्कुल। अब हम आते हैं C5, C6 या C6, C7 स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज की होम्योपैथिक दवाइयों के ऊपर। तो हमारी पहली मेडिसिन है इसकी कैलमिया लैटिफोलिया। कैलमिया दोस्तों, इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। जो गर्दन का दर्द होता है वो कंधों से होते हुए हाथ तक जाता है। ये एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी, डिपेंडिंग कि किस तरफ आपका नर्व पिंच हुआ है या किस तरफ नर्व कंप्रेशन हो रहा है। तो एंड दर्द तो होता ही है, दर्द के साथ साथ झंझनाहट एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। एंड जो दर्द होता है, जैसा हमने बताया कि हाथ में जाता है, और साथ ही साथ शोल्डर ब्लेड्स, जो आपकी पीछे की जो हड्डी होती है, शोल्डर ब्लेड, वहाँ तक ये दर्द आपको एक्सटेंड हो सकता है। और जब आप सामने की तरफ झुकते हैं, गर्दन को झुकाते हैं या सामने देखते हैं आप, तो आपका जो दर्द है या झंझनाहट है वो बढ़ जाता है। तो और ये कुछ सिम्टम्स पिक्चर है कैलमिया की। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा हमने पहले बताया था कि अगर आपको एंटीरियर डिस्क बल्ज है जिसमें आपको चक्कर आने की समस्या होती है, अगर वो है तो भी कैलमिया आपके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगी। बिल्कुल, कैलमिया 30 पावर में आपको सुबह शाम लेनी है, खाने के 10 मिनट पहले। तो 2 बूंद या तो डायरेक्टली जीभ के ऊपर ले लीजिए, या 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के आपको लेना है। कंटिन्यू रखिए और आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाएगा बंद कर दीजिएगा दवाई को। दोस्तों, हमारी जो दूसरी मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या C5, C6, C6, C7 डिस्क बल्ज की, वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बिकॉज हमारे पास बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि वहाँ पर हमको कोई प्रॉपर हिस्ट्री नहीं मिलती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की। तब हम पूछते हैं कि बताइए क्या लाइफ में क्या चल रहा है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है। तब हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हैं। गुस्सा होने के बाद इनको गर्दन में प्रॉब्लम आया है। तो गुस्सा होने के बाद क्यों आता है प्रॉब्लम? क्योंकि गुस्सा जो है ना वो गर्दन में बहुत बार आके ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए बहुत बार जब हम गुस्सा होते हैं ना, गुस्सा होने के बाद गर्दन जो है वो दर्द करने लगता है। गर्दन के यहाँ के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर आपको दर्द महसूस होता है। और बेसिकली क्या है कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आप गुस्सा एक्सप्रेस करे ना करे, वो आपकी गर्दन को अफेक्ट कर रहा है। और कोलोसिंथ जो मेडिसिन है वो
तभी दी जाती है, यानी इसका मेजर लक्षण है कि अगर आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के बाद हुई हैं तो आपको कोलोसिंथ की ज़रूरत होती है। इसके और कुछ मुख्य लक्षण है, जैसे इसका जो दर्द होता है वो मोस्टली लेफ़्ट साइड में होता है, यानी बाएं कंधे में या बाएं हाथ की तरफ होता है, बिकॉज लेफ़्ट साइड जो है वो हमारा इमोशनल साइड होता है। एंड साथ ही साथ ये जो दर्द होता है लेफ़्ट साइड में या कोलोसिंथ का दर्द, मसाज करने से, हल्का मसाज करने से आपको बहुत रिलीफ मिलता है। कोलोसिंथ 30 पोटेंसी में आपको दिन में 2 बार सुबह शाम लेना है, 2-2 बूंदे सीधे जीभ पर खाने के 10 मिनट पहले। दोस्तों, हमारी जो अगली मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, वो है पेरिस क्वाड्रिफोलिया। पेरिस क्वाड्रिफोलिया का जो सिम्टम्स है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है नमनेस ऑफ अपर लिम्स। यानी अपर लिम क्या होता है, यहाँ से लेकर आपके जो हाथ का हिस्सा है इसको हम लोग अपर लिम बोलते हैं। तो इसमें अगर नमनेस यानी सूनापन देखा जाता है, और सूनापन तभी होता है जब आपके गर्दन के यहाँ पर आपकी जो नर्व है वो ब्लॉक हो रही है डिस्क बल्ज होने के कारण से, तो वहाँ पे सूनापन रहता है। और ये जो नमनेस है ये ज़्यादा जो होता है ना, ये आपके फिंगर्स में, जो आपके उंगलियां हैं, ये नमनेस उंगलियों में ज़्यादा देखा जाता है। साथ ही साथ आपके गर्दन के यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि दर्द के साथ साथ आपको एक भारीपन या ऐसा लगेगा कि कुछ वजन रखा हुआ है, इस तरह का सेंसेशन पेरिस क्वाड्रिफोलिया में देखा जाता है। तो दर्द आपको गर्दन से होते हुए आपको शोल्डर्स तक भी आ सकता है। तो ये लक्षण अगर आपको हैं तो आपको पेरिस क्वाड्रिफोलिया 30 यानी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे सुबह शाम कंटिन्यूसली लेना है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन और आखिरी मेडिसिन इस कड़ी की है सिमिसिफ्यूगा या एक्टिया रेसिमोसा। ये एक ऐसी दवाई है दोस्तों, इसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार है कि अगर आप फिंगर्स का ओवर यूज़ करते हैं, यानी ऐसा काम आप करते हैं जहाँ पे आपको उंगलियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करके करना पड़ता हो, कीबोर्ड पे हो या पियानो प्लेयर्स हो, या ऐसे कई तरह के काम होते हैं जो स्टिचिंग का काम करते हैं, निटिंग का काम करते हैं, जिनको उंगली किसी भी तरह से उंगलियों का यूज़ अगर बहुत ज़्यादा करके हो रहा है और उनमें अगर इस तरह के या C5 C6 डिस्क बल्ज है तो फिर उनको सिमिसिफ्यूगा के बारे में सोचना है। साथ ही साथ चूँकि C5 C6 डिस्क बल्ज है तो नेक में तो आपको प्रॉब्लम है ही, साथ ही साथ ये जो दर्द है, ये जब आप जो आपका सर है उसको सामने की तरह जब आप झुकाते हैं तो आपको इस पेन में एग्रावेशन होता है, यानी पेन आपका ज़्यादा करके बढ़ जाता है। पेन एंड स्टिफनेस जो होता है ये शोल्डर को जब आप मूव करते हैं, इस शोल्डर को जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपको और ज़्यादा करके महसूस होता है। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नोट है कि ये चीज़ें जब आप गलत पोस्चर के साथ करते हैं, यानी पीठ झुका के गर्दन को नीचे करके, तो ये और जल्दी डेवलप होता है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं आपको, और अगर आप टाइपिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं या पियानो या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप ज़्यादा यूज़ करते हैं गलत पोस्चर के साथ, उसके बाद अगर आपको C5 C6 या C6 C7 डिस्क बल्ज हो रहा है तो आप सिमिसिफ्यूगा 30 पावर में सुबह शाम 2 बूंद करके खाने के 10 मिनट पहले यूज़ करिए, आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो सिर्फ 4 मेडिसिन हमने बताई है, मेडिसिन इसके लिए बहुत सारी हैं। अगर आपकी मेडिसिन इसमें है तो वेल एंड गुड, नहीं अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करना है तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। अगली बार किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।